चलिए नमस्कार सभी को। साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 तारीख को जैसे बीए सेकंड का पेपर है, बीए सेकंड का जो पेपर है हिंदी विषय का, तो उसमें एक जैसे पोर्शन है, हमने रीतिकाल से संबंधित हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के विषय में कौन कौन से जो कवि थे जिन्होंने लिखा, और रीतिकाल का जो नामकरण रीतिकाल कैसे पढ़ा। तो आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की परिस्थितियां, रीतिकाल की पृष्ठभूमि। जो एग्जामिनर का पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, बल्कि उससे संबंधित जो भी हमने क्लास में किया, जैसे आप सभी जानते क्लास में हमने पूरा टॉपिक कर लिया था, लेकिन आज हम इसे एक फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। हमारी जो पुरानी जो यादें हैं उसको तरोताजा बनाकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि समझाने, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझाने से ज्यादा जो समझ में आता है, कि जैसे पहले जैसे हनुमान जी को वरदान मिला था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, और अपनी शक्ति को यदि तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो ही अपनी शक्ति याद आएगी। तो जैसे हनुमान में शक्ति थी, अपार थी उनमें शक्ति, तो उनकी शक्ति को यदि कोई याद दिला देता तो उसे अपनी शक्ति याद आ जाती। तो इसी प्रकार पढ़ाई भी ऐसी है कि प्रतिभा सभी के अंदर होती है, सभी के अंदर ऐसी प्रतिभा होती है कि वो पूरे विश्व में अपना जो नाम करने की जो ताकत रखते हैं। आज के हमारे जो स्टूडेंट हैं कि पूरे विश्व में अपना नाम रखने की का जो जुनून होता है उनके अंदर, लेकिन उसको जागृत करने के पीछे एक अन्य प्रतिभा होती है, और वो जो प्रतिभा होती है वो एक टीचर की होती है, एक गाइड करने वाले की होती है, एक ऐसा उन्हें उद्देश्य युक्त बनाने वाले की होती है जिससे वो जागृत होकर अपने उद्देश्य के प्रति प्रवृत्त हो जाए। तो आज हम रीतिकाल के विषय में पढ़ेंगे। रीतिकाल का जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, तो रीतिकाल के पृष्ठभूमि जैसे हमने पढ़ लिया था कि 1700 से 1700 से 1900 तक का जो काल था वो रीतिकाल का जो काल था। उसमें रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का जो नामकरण किया वो 1643 से 1843 का जो समय था वो रीतिकाल के नाम से जाना दिया। तो इस काल की जो परिस्थितियां थी वो ऐतिहासिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि ऐतिहासिक जो परिस्थितियां वो कैसी थी। तो इस जो काल में, यानी कि रीतिकाल में, जैसे 1643 से 1843 का जो समय था वो जो मुगल काल की शासन व्यवस्था थी, यानी कि मुगलों का शासन था। इस काल की जो भाषा थी वो उर्दू अरबी मिश्रित जो फारसी भाषा का यूज राजकाज के कार्यों में किया जाता था। और इस काल में मुगलों ने भारत में अपनी जो नींव है वो सुदृढ़ कर ली थी, और अब मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो राजपूतों का था। और जैसे नीति द्वारा दूरदर्शी अकबर ने स्नेह और संधि का जो कूटनीतिक खेल खेला था, तो राजपूत राजाओं, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जोधा अकबर, कि जैसे अकबर ने जोधा से विवाह कर लिया था, तो राजपूतों यानी कि राजस्थान से संबंधित जो क्षेत्र था उनसे संधि आदि कर ली थी। तो उन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिए थे। जैसे जोधा अकबर, आज भी हम टीवी पर देखते हैं कि जोधा और अकबर का जो वैवाहिक संबंध किस प्रकार थे और किस प्रकार उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो राजपूत राजाओं या राजकुमारियों से मुगल सम्राटों का जो वैवाहिक संबंध इसी आधार पर सिद्ध हुए थे। महाकवि जो बिहारी का जो संबंध
जिस आमेर के राजघराने के साथ था, वह केवल मुगलों के सामने नतमस्तक होने वाला ही प्रथम राजवंश नहीं था, बल्कि इसके साथ ही विवाह संबंध स्थापित करने वाला भी प्रथम राजवंश था। तो यहाँ पर जो कवि है उसका जो राइटर है उसका समझाने का यही अर्थ है कि जैसे बिहारी का भी संबंध जैसे राजपूत घराने से था, तो इस प्रकार जो मुगलों का जो संबंध था वो भी राजपूतों से था। तो इस प्रकार जो विवाह संबंध स्थापित करके अपना राजवंश आगे बढ़ाया, और अकबर ने जो भारमल की जो पुत्री थी जोधा, उसके साथ अपना जो विवाह किया। तो इस प्रकार जो उसके पुत्र ने भी अपनी जो कन्या का विवाह जो अकबर के जो पुत्र थे सलीम जहांगीर से कर दिया था। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आमेर का राजा भागमल की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था, और उसके पुत्र ने भी अपनी कन्या का विवाह अकबर के जो पुत्र है वो जहांगीर से कर दिया था। यानी कि जोधा के भाई ने भी अपनी बहन के पुत्र के साथ जो विवाह आदि जो संबंध बना लिए थे। कहने का अर्थ है कि मुगलों के शासन व्यवस्था में यही था कि भाई का बहन का जो पुत्र है उनमें वैवाहिक संबंध हो जाते थे। हमारे भारत वंश में ऐसा नहीं होता, लेकिन मुगलों के काल में ऐसा हो जाता था। इसके फलस्वरूप मानसिंह जयसिंह बिहारी का आश्रयदाता जो रहे, यानी कि बिहारी राजा जयसिंह के आश्रय में रहे, और वीर राजपूत मुगल साम्राज्य की रक्षा करने के वाले प्रधान सेनापति बना दिए। तो जहांगीर और शाहजहां का जो शासन काल जो स्थिरता का जो काल था, तो दक्षिण के एक भाग को छोड़कर शाहजहां के समय में प्रायः जो भारत है मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बन चुका था। और इस प्रकार समृद्धि की जो धाक थी वो विदेशों तक फैली हुई थी, और सामंत थे वो भी अपने अनुसार ही कार्य करते थे। सामंत यानी कि जैसे राजस्व आदि इकट्ठा करने के लिए सामंतों की आवश्यकता थी, जैसे खेती आदि का जो कार्य संभालने का जो कार्य सामंत आदि टैक्स के रूप में जो इकट्ठा करते थे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जजिया जो कर रहे हैं वो अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया, ये जो करता हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार हम मान गए कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी वह जो शासन व्यवस्था थी उसमें शासकों का, सामंतों का अनेक प्रकार से योगदान था। तो मुगल जो दरबार था और सामंत था, उनका जो जीवन था वो सुख सुविधाओं का अखाड़ा बना हुआ था। तो जो जहांगीर थे और शाहजहां आदि थे तो वो सौंदर्य प्रेमी राजा थे। तो संगीत, चित्र, वास्तुकला, साहित्य में उनका जो योगदान था। और इस प्रकार जो एक वर्नियर नाम का एक जो विदेशी जो राइटर हैं, उन्होंने अपने इस विषय में मुगलों के शासन व्यवस्था के विषय में उन्होंने वर्नियर ने लिखा। तो उन्होंने लिखा कि शाहजहां एक कामुक जो प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था, और उसके दरबार में सैकड़ों बेगमें रहती थी, युवतियां ऐसी रहती थी। जो राजा का जो संबंध था सुरा और सुराही तक ही सीमित था। तो इस प्रकार राजा थे वो अधिक से अधिक जो पत्नियां जो रखते थे अपने दरबार में, और इसमें जैसे नर्तकी आदि की जो व्यवस्था भी राजाओं के दरबार में की जाती थी। तो सुरा सुंदरी के साथ संगीत और साहित्य की का भी विलास जो इनके राज दरबार में होता था। तो श्रृंगार रस काव्यधारा इसमें अजस्र रूप में बहती थी। अजस्र यानी कि लगातार रूप में जो श्रृंगार रस की जो काव्यधारा बहती थी। तो राज्य आश्रित जो कवि थे तो वो जो राजा के श्रृंगार वर्णन का जो करते थे वर्णन। तो इसमें सवाई राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी पैरों में घुंघरू बांधकर अंतःपुर में नृत्य किया करते थे। यानी कि राजा जयसिंह का इसमें वर्णन आया कि राजा जयसिंह के काल में जो
जो घुंघरू बांधकर, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अंतःपुर में नृत्य करते थे। और औरंगजेब का जो काल था वो अयोग्य और पतित उत्तराधिकारियों की के कारण जो विनाश के कगार पर पहुंच गया था। और इस प्रकार कहा गया कि गिद्धों की नीड़ों में उल्लू रहने लगे थे। यानी कि एक इतिहासकार ने कहा कि गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे थे और बुलबुलों का स्थान किसने ले लिया था? कौवों ने ले लिया था। तो सामाजिक, तो हमने ऐतिहासिक परिस्थिति के विषय में पढ़ लिया। फिर हम पढ़ते हैं सामाजिक परिस्थितियां। तो इस काल की जो समाज की परिस्थितियां, वो दो वर्गों में समाज बटा हुआ था। एक वर्ग था उच्च वर्ग, दूसरा था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग का जो जीवन था वो समृद्ध था, और लेकिन जो निम्न वर्ग था वो अपनी बेसिक जरूरतों में ही उलझा था। जो अपने उनके रहने की, खाने की, जो अपनी बेसिक जो नीड थी वो भी पूरी नहीं होती थी। और जैसे सामंतों आदि से ज्यादा कर लगाया जाता था, और उन्हें जो इतनी, जैसे शादी विवाह के भी उनके जो पुत्रों के पुत्रियों के वो भी इतने जो समृद्ध अवस्था में वो नहीं कर सकते थे। अपने खाने पीने का की आवश्यकताओं से ही वो जूझते रहते थे। तो इस प्रकार उनका जो नैतिक पतन हुआ। और जैसे सामाजिक जीवन उनका सही नहीं था, अंतःपुर में अविवाहिता और परकीय स्त्रियों को के जो सुंदर संग्रहालय बन गए थे, और छोटे छोटे हरम बनाए गए थे जहां पर संपन्न और समृद्ध श्रीमानों के घरों में देखे जा सकते थे। और चरित्र के प्रति उपेक्षा ने लंपट उच्च वर्ग के जीवन में व्यभिचार और मदिरा पान को सुलभ बना दिया था। तो इस काल की दशा हम कह सकते हैं कि समाज का जो जीवन वो सही नहीं था। तो कहते हैं कि इसी काल से ही, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, इसी काल से ही जो हमारे जो समाज में जो व्यवस्था चली वो पर्दा प्रथा इसी काल में चली थी। क्योंकि जो सुंदर स्त्रियों थी, उन स्त्रियों, वे जो स्त्रियां थी अपना जो मुख जैसे छुपा कर ही अपने सौंदर्य को बचाती थी। तो इस प्रकार घूसखोरी और लूट मार और ठगी की घटनाएं जो सामान्य हो गई थी रीतिकाल में। तो सामाजिक परिस्थितियां वो सही नहीं था, और सैनिक का जो अभियान था वो भी सही नहीं था। सैनिक व्यवस्था भी सही नहीं थी। सैनिकों द्वारा जो गांव के गांव उजाड़ दिए जाते थे, और घर नष्ट कर दिए जाते थे, जला दिए जाते थे। औरंगजेब के समय में तो विशेष रूप से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल टूट गई थी, और ग्राम उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गया था, और राजकीय करों की वसूली के मनमाने और क्रूरतापूर्वक और अन्यायपूर्ण ढंग से की जाती थी, टैक्स। तो इस प्रकार हमने जो सामाजिक परिस्थितियों के विषय में पढ़ लिया कि सामाजिक परिस्थिति इनकी समाज का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग था उसकी जो सही दशा में जो अपना जो कार्य कर रहा था, लेकिन निम्न वर्ग अपनी जो बेसिक जो जरूरतें हैं उन्हीं में उलझा हुआ था। नेक्स्ट है धार्मिक प्रवृत्तियां। कि धार्मिक प्रवृत्तियां जैसे धर्म से संबंधित है, कि इस काल में जैसे मुगलों का जो काल था, तो मुगलों ने अपना ही धर्म जो चलाया था। तो मुगलों के समय में जो धार्मिक भावना वो विकृत हो गई थी। तो भक्ति काल में जैसे सूर तुलसी ने सात्विक भावना का उपदेश दिया था। यानी कि सूरदास ने श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित लिखा, और तुलसीदास ने जैसे श्री राम के विषय में लिखा, उनकी वंदना की, रामचरितमानस जैसा जो उन्होंने जो साहित्य रचना लिखी, काव्य महाकाव्य आदि लिखे। लेकिन इसके पश्चात जो मुगलों के समय में मुगल सम्राटों ने की जो धर्म के क्षेत्र में जो रुचि थी वो बिल्कुल नहीं थी। और उन्होंने जो जैसे पंडित और मुल्ला आदि थे, उसको धर्म का सात्विक जो स्वरूप उसमें जो छिप गया था। तो धार्मिक रचनाओं में स्थूल श्रृंगार, नक्षिक वर्णन, नायिका भेद का जो वर्णन ही इसमें किया जाता था। तो कृष्ण भक्ति ने रीतिकाल में अत्यंत स्थूल रूप धारण करके जन समाज और कवि समाज दोनों को पूरी तरह से प्रभावित
कर दिया था। अब श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित राधा और श्री कृष्ण का प्रेम दर्शाया जाता था, और वो भी प्रेम जैसे मानसिक रूप से दर्शाया जाता था, यानी कि शारीरिक प्रेम के रूप में जो कवि आदि लिखते थे। तो रीतिकाल में राधा कृष्ण की इस छिछालेदार ने मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम का जो करैक्टर था, उनका जो चरित्र था, उसका भी हुलिया बिगाड़ दिया था। तो इस प्रकार राधा कृष्ण की काम क्रीड़ाओं से ही संबंधित उनकी जो रचनाएं लिखी जाती थी। तो गुरु पूजा के रूप में गोपी भाव का जो स्वांग रचा गया, कि जैसे हम कहते हैं, गोपी कहती है कि श्री कृष्ण हमें इतने अच्छे लगते हैं, जैसे हम रचनाओं में पढ़ते हैं, तो ऐश्वर्य और विलास को ही इसमें वर्णन किया था। नेक्स्ट है इसका कि साहित्यिक पृष्ठभूमि में इस काल के में साहित्य किस प्रकार लिखा गया, कि जहांगीर और शाहजहां जैसे शांति प्रिय कला प्रेमी जो राजा थे, वो केवल अपने साहित्य की तरफ, कलाओं की तरफ ही देखते थे। और इस काल के कवियों में जैसे संस्कृत के जो कवि थे जगन्नाथ आदि, तो इसके पश्चात हिंदी के प्रसिद्ध जो कवि आए उसमें चिंतामणि, सुंदरदास और केशवदास आदि जो कवि आए, बिहारी लाल आए। तो इस बिहारी लाल यानी शाहजहां के समय में बिहारी जो कवि हुए, तो बिहारी कवि ने अलंकरण और प्रदर्शन का जो वर्णन किया। उन्होंने दोहे लिखे, राधा कृष्ण का प्रेम लिखा, और फारसी जो भाषा के रूप में उन्होंने अपनी जो प्रशस्तियां थी वो लिखी। तो इस प्रकार राज दरबार कवियों और कलावंतों का आश्रय बन गया, और सामंती युग का जो प्रभाव जो सारे युग में पड़ गया। और इस प्रकार कलाकार राजसभा में जाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगे। और इस प्रकार जो राजस्थान के जो नरेश और सामंत जो जयपुर, ओरछा, कोटा, बूंदी, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र थे उसमें खूब विकसित हुई, यानी कि राजस्थानी जो शासन व्यवस्था का प्रभाव देखते ही बनता था। तो मुगल दरबार में पोषित दरबारी काव्य का गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। तो राज प्रशंसा के रूप में श्रृंगारी जो कवि है उन्होंने लिखा, और 200 साल तक हिंदी कविता पर श्रृंगार रस का जो अखंड प्रभाव, यानी कि श्रृंगार रस से ही संबंधित जो कविताएं आती थी इस काल में। जैसे हम नाम लेते हैं गाथा, सप्तशती, तो ये प्राकृत भाषा की जो प्रमुख जो रचना थी, इसने मुक्तक काव्य की परंपरा को जन्म दिया था। यानी कि श्रृंगार काल से जो आगे जो कविता बढ़ी, तो इसमें गाथा सप्तशती जो हाल कवि ने लिखी थी, तो उससे आगे जो कविता बढ़ी, और अब का जो काल संस्कृत और अपभ्रंश से होती हुई जो शासन व्यवस्था, बिहारी ने जैसे 700 दोहे लिखे, तो इस प्रकार हिंदी का जो विकास हुआ। तो बिहारी सत्सई यानी कि 713 दोहे बिहारी ने लिखे, और उन दोहों में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी दर्शाया, और जैसे युवक और युवती यानी कि जो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम भी जो बिहारी ने दर्शाया। तो इस प्रकार बिहारी ने प्रेम का जो सौंदर्य चारों तरफ बढ़ाया। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका भेद का वर्णन भी इस काल के कवियों ने किया, और कृपाराम की हृदय तरंगिणी आई, तो इसमें महत्वपूर्ण जो रचना थी, यानी कि कहाँ से आई, सबसे पहले हित तरंगिणी रचना आई 1598 में, 1598। तो फिर इसके 1618 में केशवदास की का जो जन्म काल का जो समय आया, तो रीतिकाल कहने वाले जो पहले जो कवि थे वो केशवदास थे। और केशवदास और चिंतामणि और केशवदास के इसके विषय में, दोनों के विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि अधिक विद्वान केशवदास को मानते हैं, और अन्य जो विद्वान चिंतामणि को जो रीतिकाल का जो कवि के रूप में मानते हैं, आचार्य कवि के रूप में। उनके कवि ऐसे कवि थे जो लक्षण ग्रंथों के विषय में लिखते थे, कई ऐसे कवि थे जो लक्ष्य ग्रंथों में लिखते। लक्षण का अर्थ है कि लक्षण का अर्थ समझो पहले कि लक्षण क्या होता है, कि किसी कवि ने अलंकार के विषय में लिखा,
किसी कवि ने छंदों के विषय में लिखा, किसी कवि ने जैसे रीति के विषय में लिखा, किसी ने ध्वनि के विषय में। तो यानी कि कोई एक टॉपिक उठा लिया, कोई एक लक्षण उठाया और उसके विषय में लिखा, तो उसी के आधार पर लक्ष्य बनाकर अपने दिमाग से रचनाएं उन्होंने लिखी। जैसे अलंकार से कोई लिखा तो बहुत सारे अलंकारों का वर्णन कर दिया। छंदोबद्ध रचनाएं लिखी तो किसी भी छंद को आधार बनाकर, जैसे मंदाक्रांता छंद में कविता पूरी लिख दी, और किसी कवि ने जैसे कवित्व छंद में लिख दी, कि किसी ने जैसे सवैये आदि लिखे। तो इस प्रकार एक जो आधार बनाकर जो कवियों ने रचनाएं लिखी, वो लक्षण और लक्ष्य को आधार बनाकर जो कविताएं लिखी। तो इस काल की जो भाषा थी वो राजस्थानी जो मिश्रित जो भाषा थी, वो उसमें फारसी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इस काल में दोहे, बिहारी दास ने दोहे लिखे, और जैसे इसके आश्रयदाताओं पर जो श्रृंगार जो का जो ज्यादा जो प्रभाव पड़ा आश्रयदाताओं पर। तो इस प्रकार जो रीतिकाल का जो की सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और ऐतिहासिक परिस्थितियां का हमने आज जिक्र किया। तो हमने इस में हमने पढ़ा कि इस काल की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि, उसमें जहांगीर का समय आ गया था, शाहजहां का समय आ गया था, औरंगजेब का, मोहम्मद शाह रंगीला का, नादिर शाह का, और जैसे जयचंद आदि का जो समय आ गया था। तो इस काल के जो कवि थे, इस काल के जो रचनाकार थे, तो इस राजाओं की प्रशस्ति के विषय में, राजाओं की प्रशंसा के विषय में उन्होंने लिखा, और उन ऐसी परिपाटी पर चले कि जो पहले आचार्य लिखे, आचार्यों ने जिस संबंधित, तो नीचे वाले आचार्यों ने भी वैसी ही रचनाएं लिखी। तो आज हमने रीतिकाल की का नामकरण, रीतिकाल के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, हमने उनका वर्णन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।